नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की क्लास में ज्योमेट्री 10, 11, 12 और 13 ये 4 जो प्रश्नावलियाँ हैं ये ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम 10वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसके थ्योरी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। 10वीं प्रश्नावली की थ्योरी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और एकदम जीरो लेवल से हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को ऐसा लगता है, गणित से डर लगता है, ज्योमेट्री से डर लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें गणित बिल्कुल आती नहीं है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वह भी इस वीडियो को देखें, उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, ये जो आकृति है इसे हम लोग बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट। इस आकृति को हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, आप एक बार सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। लिखने का काम जो है वो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के बीच में ही आपको टाइम दूंगा लिखने का। तो एक बार सिर्फ आप लोग ऐसा करिए, समझिए। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु। अब कोई एक फिक्स पॉइंट है, जैसे कि ये एक बिंदु है, इससे ये आकृति हमने बनाई है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? किरण, यानी रे। ये जो आकृति है, अर्थात जिसका एक सिरा फिक्स है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसका एक सिरा फिक्स है और यह आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। जैसे सूरज के साथ होता है, सूरज अपने स्थान पर फिक्स है, यानी उसका एक हिस्सा फिक्स हो गया। अब उससे जो रे निकलती हैं, उसकी जो किरणें निकलती हैं, उसके आगे जहाँ भी वो जाती हैं वो एक अनंत जगह तक जाती हैं। इसलिए उस रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसलिए इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अब एक और आकृति है जिसके दोनों सिरे हमें नहीं पता है। जिसके दोनों सिरे हमें नहीं पता है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा। इंग्लिश में बोले तो लाइन। ठीक है, ये जो आकृति है, ध्यान रखना बिल्कुल आप लोग, जिसके दोनों सिरे हमें नहीं पता है, दोनों सिरे अनंत की तरफ जाते हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा, या इंग्लिश में बोले तो लाइन। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखना, फिर से इम्पोर्टेंट है। ये फिर से एक लाइन या रेखा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, जिसके दोनों सिरे हमें नहीं पता है, दोनों सिरे अनंत की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बीच में एक बिंदु मैं यहाँ लेता हूँ और एक बिंदु मैं यहाँ लेता हूँ। ये जो दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को ध्यान से देखना। ये जो मैंने एरिया लिया है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा खंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा खंड, यानी लाइन सेगमेंट। लिखने की जल्दबाजी एक बार मत करना, मैं आपको लिखने के लिए बाद में पर्याप्त समय दूंगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ए लाइन सेगमेंट। तो एकदम बेसिक से बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से।
यहाँ तक आपको 10वीं क्लास में यहाँ बिंदु से लेकर आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया और 10वीं क्लास में जहाँ तक आपका लेवल जाता है वहाँ तक मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं 10वीं प्रश्नावली की थ्योरी ही पढ़ाऊँगा। आज इस वीडियो में सिर्फ 10वीं प्रश्नावली की थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अब इन 4 पॉइंटों को आप नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने नोट। अब मैं इनको मिटा देता हूं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अब यहाँ से अपनी ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए स्टार्ट हो रही है। ध्यान से देखना, एक आकृति मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आप सब लोग इसे जानते होंगे। इसको मैंने नाम दे दिया A, ये B और ये C। इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता होगा, त्रिभुज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज, या इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगल। 10वीं हमारी जो प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी त्रिभुज के ऊपर है। त्रिभुज के गुणधर्मों के ऊपर, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, त्रिभुज की सामान्य तौर पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर यह प्रश्नावली केंद्रित है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम जीरो लेवल से, त्रिभुज के एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे परिमाप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। 10वीं प्रश्नावली के अंदर त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और त्रिभुज का सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ परिमाप। अब ये बताओ मेरे को कि परिमाप किसे कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है A से लेकर B, B से लेकर C और फिर C से लेकर वापस A तक, इस डिस्टेंस को हम लोग इस त्रिभुज ABC का परिमाप कहते हैं। अब मैंने ये जो A, B और C नाम दिए हैं, ये इस सामने वाली डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया यहाँ पर, अर्थात ये B से लेकर C तक की जो दूरी है उसको मैंने A नाम दिया है। A से लेकर C तक की जो दूरी है उसको मैंने B नाम दिया है। छोटे ABCD के अंदर हैं भाई, ध्यान रखना ये। और C के सामने यानी A और B भुजा की जो दूरी है उसको मैंने C नाम दिया है। अब A के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल a नाम दे दिया, B के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल b नाम दे दिया और C के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल c नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इसके परिमाप को देखते हैं। परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होगा हमारा, A प्लस B प्लस C, सिर्फ इतना ही है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं लेकर आता हूँ। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखना, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है हमारे सामने, परिमाप का आधा कर देंगे हम लोग अर्ध परिमाप। नाम से स्पष्ट है अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा। तो परिमाप हमारे पास था A प्लस B प्लस C, तो उसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो बिंदु है
वो देखिए, हम इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में जिसको एरिया भी बोलते हैं, क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है। एक तो सबसे प्रचलित सूत्र है जो आप सभी को याद होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर आप मेरे को बताइए, ऊंचाई, मैं एक सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारी हाइट हो गई h। इस बिंदु को मैं D नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? D। अब मेरे को बताइए कि इस त्रिभुज का आधार क्या है। इस त्रिभुज का आधार क्या है? BC आधार है, जिसको हमने, इस दूरी को हमने A से लिख रखा है, तो आधार हो जाएगा हमारा A। और ऊंचाई A और D, ये वाली ऊंचाई नहीं लेनी है भाई, न तो हमें C लेनी है न ही हमें B लेनी है। हमें कौन सी ऊंचाई लेनी है? जो आधार के लंबवत हो और ऊपर वाले सिरे से जुड़ी हुई हो, उस ऊंचाई को हमें लेना है, यानी हमें AD लेनी है। तो AD क्या है? हमारी H है, ठीक है। तो एक तो आपका क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया। अब एक क्षेत्रफल का सूत्र और लिखता हूं मैं, जिसको आप लोग हीरोज सूत्र भी कहते हैं। अब हीरोज सूत्र क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है हीरोज सूत्र क्या होता है? आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S यहाँ पर क्या है? जहाँ S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी क्या है ये? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर चुके होंगे आप लोग। मैं ऊपर के 2 पॉइंट मिटा देता हूँ, नहीं किया तो एक बार रुक जाइए, 2 पॉइंट जितने लिखे हैं उतने ही लिख कर रखिए। मैं 2 पॉइंट इसमें आपको और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। हीरोज सूत्र हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग ये जो हमारा सूत्र है एरिया का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। 1/2 AB साइन थीटा। ये 2 सूत्र हैं, ये सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बुक में वहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति नहीं आती। अब लोग आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, इसलिए ये सूत्र भी मैं आपको लिखा रहा हूँ कि 1/2 AB साइन थीटा, ये वाला A और ये वाला B, यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी A और B के बीच में जो कोण बनने वाला है, जो थीटा हम लोग इसके बीच में जो कोण बनेगा, वही थीटा का मान हम लोग इस साइन थीटा के अंदर यहाँ पर रखेंगे। तो 1/2 AB साइन थीटा भी क्षेत्रफल का ही सूत्र होता है, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। उससे पहले हमने पढ़ा था अर्ध परिमाप और उससे पहले हमने पढ़ा था परिमाप। अब एक कॉमन सी बात है, आप सब लोग जानते होंगे
त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो अब आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये भी एक चौथा पॉइंट बनाकर आप लोग इसको लिख लेना। इसको आप इसके नीचे लिख लेना, नोट करिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का एक गुण होता है, वैसे आपके शायद ही काम आए, लेकिन आपको इस बात से अवगत होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि त्रिभुज में दो कोई भी भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। दो कोई भी भुजा ले लीजिए, चाहे a प्लस बी लेते हैं हम तो ये c से बड़ा होगा, b प्लस सी हम यदि लेते हैं, b प्लस सी यदि हम लेते हैं तो ये a से बड़ा होगा, और a प्लस सी यदि हम लेते हैं तो ये किससे बड़े होंगे? b से। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसका उल्टा एक और पॉइंट होता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है। जैसे a माइनस बी का अंतर जो है वो c से कम होगा, b माइनस सी का जो अंतर है वो a से कम होगा, और a माइनस सी या c माइनस a ये जो है वो b से कम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लो अभी। अगला हमारा जो पॉइंट है, मैं इस त्रिभुज को अपने को, ये पुराना हो गया भाई, अभी इसको मिटा देते हैं, नया त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा नया त्रिभुज आ गया, लो जी, ये A, ये B और ये C। अब थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण हो गए, इनको जोड़ने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, देखना अभी। ये वाला जो एंगल है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे आसान, बहुत आसान टॉपिक है ये जो बिंदु मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही आसान है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप लोग उठा लीजिए, इस बिंदु का यूज जो है वो लगभग प्रश्नों के अंदर हो जाता है। तो ये वाला जो कोण है ये कितना होता है? इस अंदर वाले कोण को मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया भाई, 10वीं क्लास वालों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, इस साइन को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, और ये मैंने आपको थीटा नाम दिया है। तो C का जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा ये देखो हमेशा अपने ऊपर 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो इधर वाला कितना कर देंगे? 180 माइनस अल्फ़ा। एक तो ये तरीका हो सकता है।
लेकिन ये तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं। जो तरीका बताने वाला हूँ वो दूसरा है। त्रिभुज के जिस बिंदु से या जिस शीर्ष से हम लोग बाहर वाला कोण निकाल रहे हैं उसके विपरीत दोनों शीर्षों के आंतरिक कोणों का योग यानी बीटा प्लस थीटा, यानी ए और बी, यानी सी के बाहर वाला यदि निकाल रहे हैं तो ए और बी के अंदर वाले दोनों जो हमारे कोण हैं उनका योग होता है, यानी बीटा प्लस थीटा ही सी का बाह्य कोण होता है। अब जैसे आप लोग ए का बताइए, ए का यह जो बाह्य कोण है यह कितना होगा, कितना होगा भाई? बहुत आसान सा है, अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। क्या होगा? अल्फ़ा प्लस थीटा। और अब मेरे को आप लोग ये भी बताइए बी का जो बाह्य कोण है वो कितना होगा? ये कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए, एक ये और एक ये, ठीक है। नोट करिए भाई इसको फटाफट आप। ये चित्र बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद आप लोग लिख लेना त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके? विपरीत आंतरिक कोणों के योग के। इंग्लिश में बोले तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। यानी ये वाला जो कोण है वो अंदर के इन दोनों कोणों के बराबर आ गया, ये वाला जो है वो अपोजिट यानी विपरीत इन दोनों के बराबर आ गया अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये वाला जो कोण है बाह्य ये अपोजिट अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों कोणों के यानी विपरीत कोणों के बराबर आ गया। अब एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखना आप लोग। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी, ठीक है। ये कोण है हमारा 50 डिग्री, ये कोण है हमारा 70 डिग्री, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए आप मेरे को 3 पॉइंट बताइए। पहला, एंगल ए सी डी क्या होगा? दूसरा, एंगल सी ए एफ क्या होगा? और तीसरा बिंदु है हमारा एंगल ए बी और जी क्या होगा? फटाफट बताइए आप मेरे को, जल्दी से अपनी कॉपी में करिए और फिर आंसर करिए। अटक मत जाना। अब कई बच्चे यहाँ पर अटक जाएंगे कि सर आपने ये एंगल तो दिया ही नहीं। भाई मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है।
तो ये अपने पास दो एंगल दे दिए, 50 दे दिया और 70 दे दिया, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये वाला बचा हुआ जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए फटाफट। मैं अब आंसर लिखने वाला हूँ। पहला जो हमारा है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी और डी, ये कितना है भाई, ए सी डी, एंगल ए सी डी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों अंदर वाले कोणों के योग के, यानी 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना होता है, 110 डिग्री होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है एंगल सी ए एफ, सी ए एफ कितने डिग्री है, सी ए एफ, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण पूछा भाई इस बार, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, अंदर वाले इन दोनों कोणों के योग के। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 50 प्लस 70 कितना होता है, 120 डिग्री। अब तीसरा हमारा जो पूछा है वो क्या पूछा, एंगल ए बी जी, एंगल ए बी और जी, तो ए बी और जी ये वाला कोण आपसे पूछा है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 कितने होते हैं, 130 डिग्री। फटाफट नोट कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। त्रिभुज के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी नहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। जहाँ कहीं भी आप अटकते हैं वीडियो को वापस पीछे करके चलाएं, उसको एक बार फिर से देखें। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं से मेरा मतलब है कि दो प्रकार से विभाजित होते हैं। पहला तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांटा जा सकता है। आपने पढ़े न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण वगैरह। दूसरा हमारा होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले चलो हम भुजा से ही ले लेते हैं। भुजाओं के आधार पर इसमें इसको ए दे देते हैं हम। पहला पॉइंट भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा जाता है, देखो जब तीनों भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है ना, तीनों भुजाएं समान हों, जब तीनों भुजाएं समान हों, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, कुछ भी कर लो। ये एक त्रिभुज है ए बी सी,
इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, ठीक है। तीनों भुजाएं समान हैं। जब त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं यदि समान होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, इंग्लिश में जिसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, पहले तो हमने कर ली तीन भुजाएं समान, अब हम लोग कर रहे हैं जब दो भुजाएं समान हों, जब दो भुजाएं समान हों। दो भुजाएं जब किसी त्रिभुज की समान होती हैं, जैसे मान लो यह एक त्रिभुज है, ए बी सी नाम दे रहा हूं मैं, इसकी ये और ये वाली दो जो भुजाएं यानी ए बी बराबर ए सी यदि है, ए बी बराबर ए सी जब होता है तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों भुजाएं जब समान थी तब समबाहु, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं, यानी समान भुजाएं हैं तीनों की। अब इसमें क्या बोलेंगे? जब दो भुजाएं समान हो, इसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जब तीन भुजाएं समान हो तो समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु। तीसरा पॉइंट आपका है जब कोई भी भुजा समान न हो, जब कोई भी भुजा समान नहीं हो। अब एक त्रिभुज है अपना ए बी सी, इसमें कोई सी भी भुजा समान नहीं है। इसमें दो समान थी, इसमें तीनों समान थी, इसमें ए बी भी बराबर नहीं है ए सी के, सॉरी बी सी के, और न ही बी सी समान है ए सी के या सी ए के, यानी तीनों भुजाएं ही जब समान नहीं होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सॉरी, आइसोसेलेस इसको नहीं कहते हैं, आइसोसेलेस तो इसको कहते हैं, समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको स्केलाइन ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलाइन ट्रायंगल, ठीक है। फटाफट नोट करिए, फिर हम दूसरा कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। या ऐसा करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप वीडियो का ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो था वो था कोणों के आधार पर, ठीक है। तो कोणों के आधार पर कैसे? जब थीटा कोण को मैं थीटा से निरूपित कर रहा हूँ, वो छोटा हो 90 डिग्री से, थीटा जब छोटा हो 90 डिग्री से, ये एक त्रिभुज है, ये थीटा है, इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो, ठीक है। एक मिनट, पानी, हाँ भाई। जब
थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो हम इसे, इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री या 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जब थीटा जो है हमारे पास वो बड़ा हो 90 डिग्री से, थीटा जब बड़ा हो 90 डिग्री से, तो क्या होता है? ये वाला त्रिभुज बनता है। ये हमारा थीटा है। थीटा जब बड़ा हो 90 डिग्री से तो क्या होता है? थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं साथ साथ ही आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। नाम दे देते हैं पहले इसको। ये हमारा बी, ये हमारा सी। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से छोटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से छोटा होता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो, वो ए स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो, वो बी स्क्वायर से छोटा होगा। इस प्रकार से इसके अंदर आप लिखना न्यून कोण में पाइथागोरस थ्योरम आपने अभी तक सिर्फ इसी में अप्लाई की है। क्यों? समकोण त्रिभुज में ही हम आप लोग हर बार क्यों अप्लाई करते हो? क्योंकि इसमें हमेशा बराबर उत्तर मिलता है। इसमें क्या होता है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एकदम बराबर उत्तर आता है, क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था? कम हो रहा था, न्यून कोण में कम हो रहा था और समकोण में बराबर हो रहा है। तो अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अधिक कोण में क्या होगा? सॉरी, न्यून कोण के अंदर इन दोनों का योग ज़्यादा होता है। न्यून कोण में इन दोनों का योग ज़्यादा होता है। तो अधिक कोण में आप, ये तीसरा पॉइंट जो है हमारा, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी आप लोग नाम दे दीजिए इसका। इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको ए नाम दे देता हूँ। बताइए क्या होगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए, इसमें बी स्क्वायर बड़ा होगा। ये वाली जो रेखा है बी स्क्वायर, इस भुजा का वर्ग करने पर इन दोनों भुजाओं के वर्ग से बड़ा आता है। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। आज की वीडियो में इतना ही। कल इसकी बाकी की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद मैं 10.1 की आपकी जो प्रश्नावली है उसको कराने से पहले आपको 10.2 वाली प्रश्नावली कराऊंगा। 10.2 की प्रश्नावली जब आप लोग कर लेंगे तो 10.1 की प्रश्नावली जो है वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद।